दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार आपके सामने हिंदी की एक एक चैप्टर पर हम आपसे बात कर रहे हैं। हमारा टारगेट कुछ ऐसा है कि जितने भी एग्जाम आपके आगामी आ रहे हैं, जैसे आप सभी को पता है आपका यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, और भविष्य में उम्मीद है यही कि आपका सुपर टेट भी आएगा और यूपी टेट तो 100% आएगा ही। तो इन सभी को टारगेट करते हुए हिंदी की एक एक चैप्टर पर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। एक चीज आप सभी जानते हैं कि आपके सामने वर्णमाला के एक एक लेक्चर मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया, और उसे भी मैंने ऐसा टारगेट किया है कि पिछले जितने भी एग्जाम में वर्णमाला टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी को टारगेट करते हुए उसमें हमने आपको दिया है। और मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने वीडियो को देखा है तो आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर यार वीडियो देखते हैं तो प्लीज आप एक कमेंट अवश्य डाला करें कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर जो है जितनी चीजें लिखी जा रही हैं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, इन सभी के बारे में प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए यहां लिखा गया है, देखिए हमने लिखा है समास। देखिए समास की अगर हम बात करें तो हमने कुछ ऐसे यहां लिखा है, जितनी भी परीक्षाएं अगर हिंदी में हिंदी से आती हैं या जितनी परीक्षाओं में हिंदी आती है और उसमें समास पूछा जाता है, सभी एग्जाम को टारगेट यहां किया गया है। तो चलिए आपने समास को देखा। समास सबसे पहले अगर हम समास टॉपिक पर आपसे बात कर रहे हैं तो सवाल आता है कि हम समास कहते किसे हैं। ठीक है, समास कहते किसे हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि समास हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। किसे संक्षिप्त करने की? दो या दो से अधिक शब्द अगर मिल जाते हैं और उनको हम आपस में संक्षिप्त कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे उन्हें हम समास कहते हैं। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि हम इसे क्यों कैसे कहेंगे, तो यहां आप देख पा रहे हैं अगर हम कहें आपसे राजपुत्र, ठीक है, हमने तो एक शब्द बोला राजपुत्र, बट आपके सामने हमने कहा आपसे कि संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को राजपुत्र आपने देखा, और यहां देख पा रहे हैं राजा का पुत्र। लोग कहते हैं कि राजा का पुत्र। हम अगर कहें एक शब्द में तो राजपुत्र कह दें तो राजा का पुत्र इतना बड़ा हमें कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एक शब्द में संक्षिप्त करने का सेंस हमारा यही है कि अगर हम राजपुत्र राजा का पुत्र लिखते हैं तो हम इसे एक शब्द में लिख सकते हैं राजपुत्र। राजपुत्र कहने से राजा के पुत्र का बोध होता है। यहां आप देख पा रहे हैं लिखा गया है यश प्राप्त और यश को प्राप्त। ठीक है, हमने अभी आपसे कहा कि संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, यहां आप देख पा रहे हैं संक्षिप्त करने यश को प्राप्त। अगर हम बात करें आपसे तो इसमें भी आप देख सकते हैं लिखा गया है यश प्राप्त। मींस कहने का सेंस हमारा यह है। मैं आपको समझाना यही चाहता हूं कि आप कितने भी बड़े शब्द को लिख देते हैं और अगर हम उसे समास की लैंग्वेज में लिखना चाहें या संक्षेप में करना चाहें तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। यश को प्राप्त को हम लिख सकते हैं यश प्राप्त। मींस आप यहां देख पा रहे हैं इतना बड़ा शब्द न लिख करके हम अगर यही लिख देते हैं तो जो समझने वाला होगा, जो हिंदी का जानकार होगा, वो समझ जाएगा कि ये महोदय यश प्राप्त लिखे हुए हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब सवाल उठता है, आपने देखा समास कहते किसे हैं, और आपने एग्जाम्पल के तौर पर हमने दो एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से दिया, और भी एग्जाम्पल इसके थ्रू आते हैं, बट आपको समझाने के लिए दो एग्जाम्पल काफी है। यहां आप देख पा रहे हैं लिखा गया है समास विग्रह। अब समास विग्रह होता क्या है आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। एक नंबर के क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि विग्रह मींस फैलाव। आप सभी जानते हैं समास विग्रह मींस समास का जो फैलाव होता है। जैसे हमने लिखा राजा का पुत्र, राजपुत्र हमने लिखा, अगर हम कहें भैया आप इसका समास विग्रह करें तो आप कहेंगे इसका समास विग्रह राजा का पुरुष होगा। तो इसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं समस्त पद का विस्तृत रूप या फैला हुआ रूप या खुला हुआ। यहां आप देख पा रहे हैं लिखा गया है समस्त पदों का खुला हुआ रूप, या यहां हमने या शब्द लिखा है या खुला हुआ। यानी कहने का मतलब यह है समास विग्रह का सीधा सीधा सेंस यह है कि कोई भी शब्द लिखा रहेगा उसको हम विस्तृत रूप से फैला दें, वही हमारा समास विग्रह कहलाता है। प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर कहीं आपको इतने में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है,
चलिए यहां सवाल आता है, आपने देखा समास विग्रह हमने चर्चा किया, आपने इसे भी समझा और दोनों को समझा। एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं कि समास कहते किसे हैं और समास विग्रह क्या होता है। बट एक चीज जानिएगा, अभी तक फिलहाल के लिए समास जो है समास कहते किसे हैं यह पूछा गया है, बट समास विग्रह नहीं पूछा गया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी अगर कहीं आपको दिक्कत है, ठीक है, जो भी अगर कहीं आपको दिक्कत है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए हमने लिखा है यहां, आप देख पा रहे हैं समास के भेद। सबसे बड़ी चीज होती है समास के जब कुछ ज्यादा ही भेद होते हैं तो हमें समझने में थोड़ी सी समस्या होती है कि समास के भेद को हम कैसे याद करें। हमने कुछ ऐसे ट्रिक आपको बताएंगे कि जहां अगर आप उस ट्रिक को याद करते हैं तो कभी जिंदगी में आपको भूलेगा नहीं, ये मेरा दावा है। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं, उस 6 भेद के अंतर्गत आप भेद को देख पा रहे हैं। सबसे पहला समास आता है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास के बाद आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बाद आता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बाद 4 नंबर पर अगर हम कहें आपसे बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। यह जितने भी समास हैं अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट हैं। यह जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास हमारा काफी बड़ा समास है, इसलिए हम इसे सबसे लास्ट में टारगेट करेंगे। इस पर तत्पुरुष समास पर हम आपको एक लेक्चर देंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास के 6-7 भेद होते हैं, उन सभी भेदों पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इन सभी समासों से न पूछ करके तत्पुरुष समास के भेद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का यह टारगेट होता है कि बच्चा कितनी अंदरूनी चीजों को जानता है, उसकी यही इच्छाएं होती हैं, और यह मकसद उसका नहीं होता है कि हम बच्चे को जो क्वेश्चन दे रहे हैं वह ना कर पाए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप तत्पुरुष समास के जितने भी भेद होते हैं प्लीज आप इसे बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में एग्जाम पूछे जाते हैं। हमने आपसे कहा कि हम आज की डेट में आपसे बात करेंगे, हमने यहां लिखा है अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास के बाद हमने लिखा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। हम इन 3 समासों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आने वाला लेक्चर जो होगा और भी देखेंगे, जो अच्छा आपके लिए बेहतर होगा उस पर बात करेंगे, और सबसे लास्ट में हमारा एक लेक्चर होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए हमने आपसे कहा कि हम आपको ट्रिक बताएंगे समास को आप कैसे याद करेंगे। कुछ लोग हैं भूल जाते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के बाद और कौन सा आएगा, ऐसे करके भूल जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे समास के 6 भेद होते हैं। अब कहा जाएगा टोटल भेद आप लिखिए। कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि समास के भेद हैं, आप कहेंगे 6 भेद होते हैं और 6 भेदों के नाम लिखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी। इसलिए उस समस्या को निदान करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। हमने लिखा है अब तक दादा छवय समास। कहने का मतलब आप तो सोच रहे होंगे यार ये क्या आपने लिखा है कि अब तक दादा छवय समास, इसका क्या मतलब है। देखिए यह एक नॉर्मल सी ट्रिक है, और अगर आप इस ट्रिक के हिसाब से चलते हैं तो कभी आपको समास में जब समास को याद करने के लिए कभी आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। हमने लिखा है अब तक दादा छवय समास। अब देखिए आ से अगर हम बात करें, अगर हम आ से बात करें तो आ का मतलब हो गया अव्ययी भाव समास, और आ का मतलब अव्ययी भाव समास हो गया, और बहुब्रीहि की अगर हम बात करें ब से हमारा बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। हम यहाँ सभी को लाइनिंग करते हुए चल रहे हैं। और ता का मतलब हो गया हमारा तत्पुरुष समास, और का मतलब हो गया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। आ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष और क से कर्मधारय समास। और दोनों दा का मतलब आप किसी भी द को समझ सकते हैं। यहाँ एक द्वंद्व समास है और एक द्विगु समास है, दोनों को आप समझते हुए चलेंगे। यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस द को किस तरफ रखते हैं, ठीक है। छवय समास आपने देखा 2 2 4 2 6, हमने 6 समास की चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक आपको बेहतरीन लगी होगी। प्लीज मैं एक बार और इसे डिफाइन करने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां लिखा गया है अब तक दादा छवय समास। अ से आपका हो गया अव्ययी भाव समास, ब से हो गया बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, और द से द्वंद्व, और फिर द से द्वंद्व। यानी 6 समास को हमने 6 शब्दों में समेट दिया। अब चलिए यहां देखिए लिखा गया है सबसे पहले भेद पर हम आपसे बात करेंगे कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। अव्ययी भाव समास मींस आप इस शब्द से परिचित हैं, हमने आपको अव्यय पढ़ाया हुआ है और अव्यय को आप जानते हैं कि अव्यय हमारा होता क्या है। इसके अंतर्गत अगर हम कहें अव्ययी भाव समास, इसे ट्रिक से आपको मैं बताऊंगा। जितने भी समास हैं सभी को एक शब्दों में मैं आपको बताऊंगा,
और अगर आप वही ट्रिक याद रखते हैं तो जाहिर सी बात है यह परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ट्रिक हमारी फेल हो जाती है, इसलिए आप परिभाषा को टारगेट करते हुए भी चलिएगा और ट्रिक जो लिखी जा रही है उसे भी आप याद करिएगा। कुछ एग्जांपल्स ऐसे आ जाते हैं जो यहाँ ट्रिक लिखी रहती है वह ट्रिक फेल हो जाती है, क्योंकि जब शार्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपसे कभी भी कहूंगा कि आप ज्यादा शार्ट फॉर्म में चलने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अब कभी कभी होता क्या है कि जो हम शार्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वह हमारे और आपके लिए कभी कभी नुकसानदायक साबित हो सकता है। खैर चलिए देखिए, यहां लिखा गया है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में लिखा गया है कि पूर्व पद या प्रथम पद। अब सवाल उठता है कि हमारा पूर्व पद क्या होता है और प्रथम पद क्या, प्रधान क्या होता है। वो वाला प्रधान नहीं जो हमारे और आपके गांव में चुने जाते। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि कभी आप जब भी पढ़िएगा, आपको अगर सवाल आपके मन में नहीं उठ रहा है, कोई भी जो है टॉपिक पढ़िएगा, मैं यह नहीं कहता हूं कि सिर्फ आप हिंदी ही, आप मैथमेटिक्स पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इतिहास भूगोल कुछ भी पढ़िए, अगर आपके मन में सवाल नहीं उठ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमने कहा आपसे पूर्व पद या प्रथम पद, तो आपके मन में यह आना चाहिए कि यह पूर्व पद क्या होता है और प्रथम पद क्या होता है। ठीक है, पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है। अच्छा एक मिनट मैं आपको इधर थोड़ा सा आना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। हमने यहां लिखा है राजकुमार, ठीक है, पहला यहां लिखा गया देख पा रहे हैं पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में आप देख पा रहे हैं यह जो हमारा राजकुमार लिखा गया है, अगर इसका हम समास विग्रह करें तो राजा का कुमार होगा। यहां जो हमारा राज लिखा गया है यह पूर्व पद है और उत्तर पद मीन्स जो पहले लिखा जाता है वह पूर्व पद होता है और जो लास्ट में लिखा जाता है वह उत्तर पद होता है। और अगर हम इन सभी की बात करें राजकुमार क्या है, तो आप कहेंगे जो राजकुमार हमारा होता है वह समस्त पद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपने पूर्व पद और उत्तर पद को समझा। हमने आपसे कहा कि पूर्व पद प्रधान होता है और इसके अंतर्गत यहां देख पा रहे हैं प्रथम पद अव्यय की तरह काम करता है या पहला पद अव्ययवाची होता है। अब आप इसे नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इधर आ जाइए, आपने पढ़ा होगा एक शब्द उपसर्ग। उपसर्ग फिलहाल के लिए अभी हमने अपने चैनल पर नहीं डाला है, मैं आपसे कहना चाहूंगा इसके समास के तत्काल बाद आपको उपसर्ग में पढ़ाऊंगा। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे आप उपसर्ग से परिचित होंगे और नहीं जानते हैं तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, उप और प्रत्यय जो होता है वह बाद में जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम कहें राजकुमार में आप उपसर्ग बताइए तो राज हमारा जो है वह उपसर्ग है और प्रत्यय जो हमारा है कुमार बाद में लगता है। ठीक है, चलिए हमने कहा आपसे कि पहचानने की ट्रिक आप याद करिएगा। प्रारंभ में अनु आ प्रति मीन्स कहने का मतलब यह है आप अनु आ कुछ मत करिए, ठीक है, इसे भी मत याद करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप इसे रटिए, आप सिर्फ इतना जानिएगा कहीं भी अगर उपसर्ग शब्द लग रहा है किसी भी समास के पहले तो आप यह मान के चलिएगा कि वह 100% जो है कौन सा समास होगा, आप कहेंगे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, यहां देखिए लिखा गया है पहचानने की ट्रिक प्रारंभ में अनु आ प्रति, यह सब तो उपसर्ग ही है। आप कहेंगे हाँ, जो है प्रारंभ में अनु आ प्रति हर प्र यथा भर इत्यादि शब्द आते हैं, यही हमारी पहचानने की ट्रिक है। अगर आपसे अव्ययी भाव कभी भी पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उपसर्ग पहले आता है। किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग पहले आता है तो वह समास हमारा क्या होगा, आप कहेंगे अव्ययी भाव समास होगा। आप यहाँ जो है इससे परिचित होइए। यहाँ लिखा गया है आमरण, मरण तक लिखा गया है, भरपेट लिखा गया है। अगर इसका हम समास विग्रह करें तो भरपेट का हमारा समास विग्रह होगा पेट भरकर। और अगर हम प्रतिदिन की बात करें, प्रति धन दिन, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो हमने संधि अभी नहीं पढ़ाया फिलहाल के लिए, संधि के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसी तरह से संधि भी आपको रटाएंगे, 100% मेरा दावा है कि संधि को आप यही रट कर जाएंगे, या मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। देखिए लिखा गया है प्रतिदिन मीन्स प्रत्येक दिन। आप इस अव्ययी भाव समास में कुछ मत याद करिएगा मेरे दोस्त, सिर्फ आप इतना याद करिएगा कि अव्ययी भाव समास में कभी भी अगर अव्ययी भाव समास से क्वेश्चन आता है तो उसके पहले उपसर्ग जरूर आता है, यह मेरा दावा है। चलिए देखिए, एक पहली कंडीशन आपने देखा, एक कंडीशन इस अव्ययी भाव समास में और बनती है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होते हैं, आपने यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है शब्दों की आवृत्ति से बने शब्द। अब यह क्या लिखा है, अभी आप कहेंगे आपने कहा था कि उपसर्ग आता है पहले। हाँ, मैंने यहां कहा है कि आपसे उपसर्ग आता है, लेकिन हमने एक चीज अभी
आपसे कहा कि कभी कभी ट्रिक हमारी फेल हो जाती है, तो आप इसी ट्रिक के भरोसे मत बैठिएगा। अब देखिए यहां आ गया रातों रात। आप कहेंगे रातों रात तो हमारा कौन सा समास होता है? आप कहेंगे रातों रात तो हमारा द्वंद्व समास होता है, लेकिन नहीं, कभी आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर दोनों शब्द एक ही रिपीट हो रहे हैं तो कभी वहां द्वंद्व समास नहीं होता है। द्वंद्व समास तब होता है जब पहला पद और दूसरा पद दोनों अलग अलग हों। जैसे हम कहें राम और लक्ष्मण, राम और जो है राम लक्ष्मण कहें, यहां हमने लिखा है दाल भात कहें, तो यह हमारे द्वंद्व समास। फिलहाल के लिए अभी द्वंद्व समास पर मैं आगे आपसे बात करता हूं। चलिए देखिए यहां लिखा गया है रातों रात, रात ही रात। यहां देखिए दोनों शब्द जो लिखे गए हैं रातों रात, वह एक ही शब्द लिखे गए हैं। रातों रात एक ही शब्द लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं? आप कहेंगे लिखे गए हैं। अगर यही हम लिख दें अभी कि दिन रात और दिन, तो यह क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अगर हम कहें अगर आपसे कि हम यहाँ रातों रात लिखें तो हमारा जो विग्रह हुआ रात ही रात में हुआ, ठीक है। अगर यही हम लिख दें रात और दिन तो यह हमारा जो समास हो जाता है वह द्वंद्व समास के अंतर्गत हो जाता है। मेरे दोस्त दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए अक्सर नहीं जो है इस समास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा दावा है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए देखिए हमने यहां लिखा, बट यहां होना चाहिए रातों रात, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। यहां लिखा गया है साफ साफ। अब यहां भी दोनों एक शब्द लिखे गए हैं, साफ भी वही है और साफ भी वही है, मींस एक ही है, बिल्कुल साफ। और दर दर लिखा गया है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, ठीक है। यहां देखिए लिखा गया है शब्दों की आवृत्ति। अगर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है तो वहां हमारा क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे अव्यय भाव समास के अंतर्गत आएगा। आपने इसे समझा, उम्मीद करते हैं। प्लीज मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप जो है कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा कहीं भी अगर आपको समस्या उत्पन्न हो रही है। वैसे हमें तो नहीं लगता कि आपको समस्या हो रही होगी, क्योंकि हम ऐसा इसे टारगेट कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे हाई लेवल हो चाहे लो लेवल हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप एक एक चीजें यहां आपकी क्लियर हो रही हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं यार ये तो छोटा चैनल, ये क्या पढ़ाएगा। बट मेरे दोस्त कभी छोटा और बड़ा आप किसी को मत आकिएगा, उसके आप जो है पढ़ाने का तरीका कैसा है आप इस पर जाइएगा। अभी मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लोग बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। बट फिलहाल के लिए आप इतना जानिएगा, जहां आपको कंटेंट अच्छा मिले, जहां आपको जिसके समझने से आप जिसको पढ़ाने से आपको समझ में है, आप उसी का यूज जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए यहां लिखा गया है, आपने इसे समझा, यहां शब्दों की आवृत्ति हो रही है और यहां जो है आप देख पा रहे हैं इसमें दो नियम फॉलो हो रहे हैं। एक तो पहला उपसर्ग आ रहा है, दूसरा हमारा दोनों शब्द की आवृत्ति हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे समास पर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता क्या है? एक दूसरे का उल्टा। अब स्पष्ट यहां हुआ कि नहीं हुआ? हमने यहां देखिए आपको बताया कि शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो जो द्वंद्व समास होता है वहां एक दूसरे का उल्टा होना अति आवश्यक है। अगर एक दूसरे का उल्टा नहीं हो रहा है तो वह हमारा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। तत्काल आप बिना हेर फेर किए आप अव्ययी भाव समास को मार दीजिएगा, कोई माइक लाल नहीं आपका गलत काट देगा। चलिए देखिए यहां लिखा गया है द्वंद्व समास, एक दूसरे का उल्टा होना। सिर्फ आप कुछ मत याद करिएगा, आप इतना ही आप याद कर लीजिएगा, कभी आपका कोई गलत काट ही नहीं सकता है। एक दूसरे का उल्टा होना अगर आप इतना समझ गए तो आप पूरे द्वंद्व समास को समझ जाते हैं। देखिए यहां लिखा गया है दोनों पद प्रधान होता है। अब दोनों पद प्रधान होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है अभी मैं आगे बताता हूं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में आप इसे भी थोड़ा सा कंठस्थ कीजिएगा, दोनों पदों के बीच में और या अथवा तथा जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो द्वंद्व समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म या जोड़ा, ठीक है। अब कैसे होता है, अब आप एग्जाम्पल पर आइए। आप परिभाषा से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप एग्जाम्पल से जरूर समझेंगे, 100% चैलेंज है मेरा। चलिए देखिए यहां लिखा गया है दाल भात, ठीक है। हमने कहा आपसे कि जब आप द्वंद्व समास में दोनों का समास विग्रह करते हैं तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब यहां तो पहली बात योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कभी भी अगर योजक चिन्ह तो यहां भी लगा है, आप देख पा रहे हैं। आप योजक से सिर्फ योजक से मत परखिएगा, कभी कभी होता है यहां भी योजक दे देगा और यहां भी दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये भी याद करिएगा कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होना अति आवश्यक है। अभी यहां साफ रातों रात लिखा है, ऐसा तो है रातों रात
भात लिखा है तो एक दूसरे का उल्टा तो है नहीं। आप कहें रातों अलग है, रात अलग है, रातों रात एक ही है, बट दोनों का एक विपरीत अर्थ होना चाहिए। दाल भात, दाल और भात दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमारा दाल या भात, आपने देखा यह शब्द आया कि नहीं आया, हमने यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, यह भी होना चाहिए था। कहाँ गया? और यहाँ देखिए यह लिखा है कि नहीं लिखा, आप कहेंगे लिखा है। दाल या भात, यहाँ हम देख पा रहे हैं राजा या रंग लिखा गया है, राजा और रंग लिखा है। अगर इस पर बात करें, राम लक्ष्मण लिखा गया है, राम और लक्ष्मण लिखा गया है। लाभ हानि की अगर हम बात करें तो लाभ और हानि लिखा गया है। थोड़ा सा इस पर मैं 1 मिनट और आपका लेना चाहूंगा। कहने का मतलब, क्योंकि ये दोनों बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले में क्या होगा, अव्ययी भाव समास में आप इस उपसर्ग वाली बात को समझ गए होंगे, यहाँ मैं बात नहीं करूंगा, बट यहाँ थोड़ा सा मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए गर्मी बहुत है, प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे मेरी सिर्फ यही एक आशाएं होती हैं। चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है रातों रात। हमने आपसे कहा कि यहाँ शब्द की आवृत्ति होती है, और यहाँ जो होता है किसी युग्म, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं एक दूसरे का उल्टा होना, यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही है। और आप परिभाषा पर थोड़ा सा और आएंगे, एक दूसरे का उल्टा होना दोनों पद प्रधान होता है। अगर इसमें से हम एक पद को निकाल दें, क्या यहाँ दोनों पद प्रधान है? नहीं, यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है। बट यहाँ अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दाल और भात लिखा जाए तो दाल और भात, अगर हम दाल को ही सिर्फ लिख दें तो वह एक दूसरे की पूरक नहीं होंगे, बट अगर दाल और भात हम लिखते हैं तो दोनों एक दूसरे का पूरक होंगे। इसलिए यहाँ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में और या अथवा तथा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो द्वंद्व का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म यानी जोड़ा। ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म यानी जोड़ा। यहाँ शब्दों का जो रिपीट किया जा रहा है, कोई एक शब्द होगा वह बार रिपीट होगा, तब वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास एक दूसरे का उल्टा होना अति आवश्यक है। आशा करते हैं इतनी बातों से आपको स्पष्ट हुआ होगा। चलिए हम लास्ट में बात करेंगे आपसे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अगर देखा जाए तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बहुब्रीहि समास हो गया और तत्पुरुष समास हो गया कर्मधारय समास में, इन सभी में यार बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक ट्रिक मैं यहां भी आपको बताऊंगा, उस ट्रिक के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यह ऐसा समास है फिलहाल के लिए देखा जाए तो बार बार इसी से भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 जो समास होते हैं वो बार बार एग्जाम में आते हैं। बहुब्रीहि समास कुछ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और वहां तत्पुरुष समास लिखा गया है, तत्पुरुष समास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तत्पुरुष समास के 6-7 भेद जो होते हैं, अगर भेदों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां भी आपको मैं ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, वहां भी आप गलत नहीं करेंगे, आप उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास होता क्या है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आप कहेंगे यार समास में तो पद प्रधान होता है, लेकिन हमने तो यहाँ लिखा है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। हमने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया था योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में हमने आपको यही बताया था कि बहुब्रीहि समास में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वह योग रूढ़ शब्द के समस्त एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने लिखा है बहुब्रीहि समास, आज यहाँ देख पा रहे हैं, अगर इसमें हम बात करें तो टोटल जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं सभी एग्जाम्पल जो होते हैं वह योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ट्रिक हमने लिखा है, आप उस ट्रिक को देख पा रहे हैं। इस ट्रिक में कहा जा रहा है कि विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, अब तीसरा अर्थ कैसे निकलता है? अगर हम समास विग्रह करें, जैसे राजकुमार लिखा है, अगर राजकुमार कहने से कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वहां हमारा क्या होगा? आप कहेंगे बहुब्रीहि समास होगा। कैसे होगा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने लिखा है यहाँ गजानन। गजानन अगर हम कह रहे हैं, अगर हम एक शब्द कहते गजानन, तो गजानन कहने से आपके दिमाग में वह कौन सा शब्द आता है, जरा सा आप मुझे विचार करके बताएं। ठीक है, आप कहेंगे गजानन कहने पर हमें गणेश शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, गजानन कहने से हमें गणेश शब्द की उत्पत्ति होती है। आपने गणेश को तो समझा, हमने कहा गजानन, आप तुरंत समझ गए गणेश। ठीक है, अब सवाल उठता है इसका समास विग्रह क्या होगा? तो आप कहेंगे गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश होता है। ठीक है, चलिए इसी के क्रम में अगर हम बात करें 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पर त्रिलोचन। हमने कहा आपसे त्रिलोचन। ठीक है, तो त्रिलोचन कहने पर जिसके पास 3 नेत्र होंगे, लोचन मीन्स आंख होता है। ठीक है, तो लोचन मीन्स आंख होता है, यानी कि 3 नेत्रों वाला, जिस 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात
तीन नेत्र किसके हैं? आप कहेंगे भगवान शंकर यानी शिव को तीन नेत्र प्राप्त हैं, यानी हम त्रिलोचन कहने पर भगवान शिव की आराधना करते हैं। चलिए इसी के क्रम में अगर हम बात करें घनश्याम, ठीक है, घनश्याम, आपके गांव में घनश्याम नाम भी होगा, ठीक है। घनश्याम अगर हम आपसे कहते हैं कि घनश्याम, तो आप घनश्याम कहने से किसी पर्सनल विशेष की तो बात हम कर नहीं रहे हैं कि उनका नाम है आप समझ गए हो तो फलाने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हम कहते हैं कि घनश्याम, तो आप कहेंगे घन के समान श्याम है जो, अर्थात घन के समान श्याम कौन है? आप कहेंगे कि घन के समान श्री कृष्ण भगवान है, यानी घनश्याम कहने से हमें श्री कृष्ण भगवान का बोध हो रहा है, यानी कि घनश्याम हम किसे कहेंगे? आप कहेंगे घनश्याम हम श्री कृष्ण भगवान को कहेंगे। चलिए लास्ट में अगर हम बात करें आपसे चतुर्भुज, आप अगर हम कहें कि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज तो एक होता है कि जिसमें चार भुजाएं होती हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम चतुर्भुज आपसे कह रहे हैं, तो चतुर्भुज कहने से किसी तीसरे अर्थ का हम बोध करवा रहे हैं। यहां देखिए लिखा गया है कि विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, हमने चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, यानी भगवान विष्णु जो हैं वह चार भुजाओं वाले हैं, यानी कि इनको हम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यहां दी गई कंटेंट आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हमने आज आपसे चर्चा किया अव्ययी भाव समास, और यहां लिखा गया है द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हमारा बच रहा है द्विगु समास बच रहा है, और कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास बच रहा है। यह जो लेक्चर होगा हम बात करेंगे आपसे कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और जो है द्विगु समास पर हम कल आपसे बात करेंगे, और लास्ट में हम इस समास पर 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तत्पुरुष समास पर अकेले लेक्चर देने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप तत्पुरुष समास को अकेले में पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि 6-7 पार्ट में तत्पुरुष समास हमारा डिवाइड है, और अगर आप उसे अकेले देखेंगे तो आपको बेहतर मिलेगा। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।